Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and you will be eager to know the next concept in treatment of the coronary vascular diseases or cardiovascular diseases. My dear students, लेक्चर का आगाज करते हैं निहायत खूबसूरत दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। I am your biology teacher शहजाद वहीद. So let's start our lecture. माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 का निहायत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और कहलाता है कोरोनरी बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी। आप लोगों के लिए हमने एक हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम बनाई है हार्ट की और इट इज़ नॉट न्यू फॉर यू बिकॉज कि इस चैप्टर के स्टार्ट में आप इसको पढ़ चुके हैं। जस्ट अ क्विक रिकैप। आपको पता है कि हमारे हार्ट की जो राइट साइड है उसे हम क्या करते हैं, ड्राइंग में अपने लेफ्ट साइड लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड है उसे राइट साइड लिखते हैं। इसकी दो वजूहात हैं। फर्स्ट रीजन इज कि वी आर नॉट एड्रेसिंग आवरसेल्फ, वी आर एड्रेसिंग आवर पेशेंट। तो आपका पेशेंट हमेशा आपका मिरर इमेज होता है, इसलिए हम पेशेंट का हार्ट ड्रॉ करते हैं, आपका हार्ट नहीं। सिमिलरली जब हम ड्राइंग भी कर रहे होते हैं तो हम हमेशा डायग्राम को मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं और मिरर इमेज में आपको पता है कि आप अपसाइड डाउन नहीं होते, आप सिर्फ हैंडेडनेस आपकी चेंज होती है। जो बंदा आपको देख रहा है, अगर आप दाएं हाथ से खाना खा रहे हो तो उसे लगता है कि आप बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं और अगर आप बाएं हाथ से खाना खा रहे हो तो लगता है कि आप दाएं हाथ से खाना खा रहे हैं। तो इसलिए खास से जो इमेज होता है वो मिरर इमेज होता है और यही मिरर इमेज हम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। इट इज माई लेफ्ट साइड, लेकिन मैं लेबल कर रहा हूं राइट और ये मेरी राइट साइड है, इसे मैं लेबल कर रहा हूं लेफ्ट। रीजन आपको समझा दी है, ये मिरर इमेज है और आपके पेशेंट का इमेज है। You know, it has got 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. Definitely right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. आज के लेक्चर में जो सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो है लाइफ ऑफ द हार्ट। आपको पता है कि हमारे हार्ट की लाइफ लाइन्स ये वाली ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें कि हम लोग कोरोनरी ब्लड वेसल्स का नाम देते हैं। कोरोनरी ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ये सप्लाई करेंगी ब्लड नॉट ओनली टू योर एट्रियल मसल्स बट ऑल्सो टू द वेंट्रिकुलर मसल्स। जाहिर है एट्रियल मसल्स में वॉल्यूम कम है तो वहां पे ब्लड सप्लाई रिलेटिवली कम होगी और जो आप लोगों के वेंट्रिकल्स है दे आर मोर मैसिव, दे आर मोर यू कैन से लार्जर इन साइज, so they will have more blood supply or they should be provided with more blood supply. But sometime it happens कि इस particular blood supply में particularly आप red lines को focus करें, हम इन red lines की बात कर रहे हैं, they are going to supply oxygen rich blood to the heart muscles. लेकिन sometime ऐसा होता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल समवेयर हियर और समवेयर हियर और समवेयर हियर। दिस वेरी ऑब्स्ट्रक्शन causes decreased supply of oxygen to the heart muscle, conditions becomes ischemic and the person may suffer from myocardial infarction. This particular myocardial infarction can generate certain very severe symptoms, for example angina pectoris। और angina pectoris के केस में पेशेंट की जो पेन है वो उस साइड ऑफ द चेस्ट के जिसमें हार्ट लोकेट करता है, यूजुअली लेफ्ट एंड रियली राइट, वहां से उस पर्टिकुलर साइड के हाथ की टोज तक पेन रेडिएट होती है और इसे हम एंजाइना पेक्टोरस का नाम देते हैं। एंजाइना सीवियर भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। व्हेनेवर आई से सीवियर, इसका मतलब यह है कि ऑब्स्ट्रक्शन किसी बड़े लेवल पर है और इसके बड़े लेवल पे जो हार्ट मसल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, इट कैन कॉज डेथ, इमीडिएट डेथ।
ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ये यहां पर है या ऑब्स्ट्रक्शन यहां पर है या ऑब्स्ट्रक्शन यहां पर है, whenever there is a decreased supply of oxygen less than 60%, तो फिर पेन का सिम्टम जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है हमारे स्टूडेंट्स? पेन का सिम्टम। तो हम बात कर रहे थे कि उस पर्टिकुलर पेन के सिम्टम को अगर क्विकली सॉल्व नहीं किया जाएगा और ये पेन किसी बड़ी कोरोनरी आर्टरी या अपर साइड ऑफ द कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगी, तो फिर सडन डेथ हो सकती है। लेकिन अगर आप लकी हैं और ऑब्स्ट्रक्शन किसी लोअर लेवल पर है, तो डोंट इमेजिन कि ये ऑब्स्ट्रक्शन सिर्फ लोअर लेवल पर है, इसने आपकी पूरी अपर कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस करवा दिया है, उसमें हाइपरलिपिडीमिया हो गया है, उसमें इंक्रीज डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो गया है, जिसकी वजह से देयर इज अ कंटिन्यूअस नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। तो डोंट इमेजिन की प्रॉब्लम यहां है, ये प्रॉब्लम ऊपर तक जा रही है। इनके लिए हम आमतौर पे लिपिड डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस, वेजोडायलेटर्स और फिर ब्लड थिनिंग एजेंट्स आमतौर पे देके इसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीवियर हो गई है, हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो फिर हम आमतौर पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी is a continuation of angiography, angioplasty, right? Or it is a surgical procedure that relieves the effects of blocked coronary arteries. जब भी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है? मायोकार्ड इन्फेक्शन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, राइट? तो अगर हम इस पर्टिकुलर ब्लॉकेज को वन वे और द अदर रिमूव कर दें तो व्हाट विल हैपन, यानी कि उसके में समरात क्या मिलेगी, फल क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा कि हम 90% पेशेंट्स में एंजाइना को बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखते हैं। It restores or open the O2 supply. Definitely, if O2 supply will be restored, so there will be impaired ventricular function will be overcome. यानी कि जितना आप लोगों के वेंट्रिकुलर फंक्शन होना चाहिए था, हम उसको दोबारा से रिस्टोर करने में कामयाब हो जाएंगे। जाहिर है अगर O2 सप्लाई हो रही है, इसकी मियाद खत्म हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता मायोकार्ड इन्फेक्शन भी क्योर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन। जाहिर है ओपन हार्ट सर्जरी की है हम लोगों ने इस ओपन हार्ट सर्जरी के रिजल्ट में बहुत से टिश्यूज को कट किया है, बहुत सी नर्व्स को डैमेज किया है, तो उसके रिजल्ट में पेन हो सकती है। और अगर ये ट्रीटमेंट, ये वाला ऑपरेशन किसी ऐसे मौसम में किया गया है कि जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है, पर्सपिरेशन ज्यादा हो रही है, तो उस वाले केस में इन्फेक्शन होने का चांस काफी ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए पेशेंट को हम नॉर्मली हॉस्पिटलाइज रखते हैं, जहाँ पे हमने कंडीशंस को ऑप्टिमाइज किया होता है, हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा जर्म फ्री रखा होता है और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को बहुत ज्यादा मेंटेन किया होता है। तो इसके लिए एक डिलेड हॉस्पिटल स्टे पेशेंट को वहां पे करना पड़ता है। प्लस ओपन हार्ट सर्जरी है, ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो सकता है कि खुदा ना खास्ता ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेस होने के बावजूद अगर इस पेशेंट की कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है दोबारा ड्यू टू सर्टेन एम्बुलस, ड्यू टू सर्टेन थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और ये किसी ऐसी जगह पे चला जाता है कि जहां पे हमारे लंग्स की सप्लाई खत्म हो जाती है, तो इस वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं कि सर ने यहाँ पे इन पर्टिकुलर आर्चेस को बहुत ज्यादा जो कि इलाज कर दिया है, बड़ा बना दिया और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। तो जाहिर है मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि मैंने बेसिकली इन पर्टिकुलर आर्चेस को लंबा ड्रॉ क्यों किया है। तो इसका आंसर ये है हमारे स्टूडेंट्स को, जब हम ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, जब हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ से यहाँ बाईपास नहीं लगा रहे होते। इट इज नॉट समथिंग लाइक अ स्मॉल यू कैन से प्रोसीजर। उसके लिए हम लोग आमतौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्यूब डाल रहे होते हैं, या यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पे ट्यूब डाल रहे होते हैं, या यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पे ट्यूब डाल रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर साइट पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उस पर्टिकुलर साइट से आगे हम लोग एक बाईपास लगाते हैं
with this particular main blood vessel. So this very long tubing that is going to connect your obstructed coronary artery with the, you can say, systemic arches or brachial artery, उसे हम लोग नाम कह देते हैं बाईपास सर्जरी। आइए देखते हैं कि हम लोग बाईपास सर्जरी करते तो इस तरीके से हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या रिक्विजिट्स चाहिए होते हैं और ये वाली ब्लड वेसल्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस माय डियर कार्डियक सर्जन्स ऑफ द फ्यूचर, इंशाल्लाह आप में से बहुत से लोग ये वाला काम परफॉर्म करेंगे और लोगों को जिंदगियां अता करेंगे, लोगों को जिंदगी बढ़ाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो उनमें से एक हमारे पास क्या है, कोरोनरी बाईपास। क्या मेथड है उसके लिए? टेक अ ब्लड वेसल फ्रॉम अ डोनर। ऐसा भी हो सकता है कि हम ये वाली ब्लड वेसल किसी डोनर से लें, और ऐसा भी हो सकता है कि हम उसी पर्सन की थोरेसिक डक्ट को इस्तेमाल कर लें या लेग में प्रेजेंट सफेनस वेन में से ब्लड वेसल का एक पीस निकाल लें। तो बहरहाल हमें एक ब्लड वेसल चाहिए होती है। कितनी लंबी चाहिए होती है वो मैंने आपको लास्ट बोर्ड के बिल्कुल लास्ट पे बताया था कि हम लोगों ने ग्राफ्टिंग या ग्राफ्ट कितना लंबा बनाना है, उसके लिहाज से हम लोगों को आर्टरी, हम लोगों को शंट या बाईपास चैनल डिजाइन करना होता है या उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना होता है। हम लोग करेंगे क्या, उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल को लेंगे और उसे हम लोग पैरेलल, आपको डायग्राम लास्ट बोर्ड की लास्ट डायग्राम याद है कि उसको हम पैरेलली यू कैन से ग्राफ्ट करते हैं विद द चोक्ड आर्टरी, चोक्ड कोरोनरी आर्टरी। तो देखा यह जाएगा कि हमने कहां से लेकर कहां तक ग्राफ्ट बनाना है, उसके लिहाज से हम इसकी लेंथ डिसाइड करेंगे। उस पर्पस के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि हमें करनी पड़ती है, वी हैव टू हैव एक्सेस टू द हार्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर 1 कि हम पेशेंट को सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं। योर अटैचमेंट विद द पेशेंट इमोशनली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने उसे क्लेमेटाइज करना है, उसे अपने साथ हार्मनी देनी है, उसे एजुकेट करना है कि व्हाट प्रोसीजर्स वी आर गोइंग टू डू विद यू and what are its success rates and what are disadvantages, what are its disadvantages. It is called as patient counseling. हम पेशेंट को बुलाते हैं, उसके साथ काउंसलिंग करते हैं, उसे कंफर्ट देते हैं और फिर हम उसे यू कैन से रेडी करते हैं टू कैरी आउट द प्रोसीजर्स। और उस पर्पज के लिए हम एक पेशेंट को लेके जाते हैं ओटीवी। ओटी स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन थिएटर, और ऑपरेशन थिएटर में हम उसको देते हैं एनेस्थीसिया। और एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि हमने उसे बेहोश कर दिया है, इट इज कॉल्ड एज जनरल एनेस्थीसिया। क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो लिहाजा हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, खासतौर पर अगर हमने बाईपास करना हो तो हम आम तौर पे पेशेंट के हार्ट को बॉडी में से रिमूव कर लेते हैं और पेशेंट को एक स्पेशल मशीन से अटैच कर देते हैं। दैट वाली मशीन इज कॉल्ड एज हार्ट लंग मशीन। ये जो हमारे पास हार्ट लंग मशीन है, इट इज प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल पंपिंग एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। इसका मतलब यह है कि हम इसकी एनरिचमेंट विद ऑक्सीजन भी कर रहे होते हैं और यहाँ पे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी कर रहे होते हैं, बिकॉज दिस प्रोसीजर इज वेरी लेंथी एंड वी हैव टू कीप आवर पेशेंट अलाइव। और आपके पेशेंट उसके सेल तभी जिंदा रहेंगे कि जब उन्हें कॉन्टिन्यूसली फूड भी मिलती रहेगी और उन्हें ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम चलते हैं कि मैंने बोला था कि हम हार्ट को रिमूव कर लेते हैं और हार्ट को हम एक स्पेशल यू कैन से कि सॉल्यूशन में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिंगर सॉल्यूशन। एंड यूजुअली वी डिफाइन रिंगर सॉल्यूशन एज अ सॉल्यूशन दैट हैज गॉट द फिजियोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। जिस तरह की कंपोजिशन हमारी बॉडी की होती है, ऑलमोस्ट वही कंपोजिशन, वही सॉल्ट्स, वही सारा कुछ हम आमतौर पे हम उस यू कैन से बीकर में, ट्रे में रखते हैं और फिर उसके बाद हम इसके साथ प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। जाहिर है हार्ट जो है वो एक्टिविटी करना बंद कर देगा और उस स्टॉपिंग एक्टिविटी के बाद ही हम लोग ये वाला काम जो है वो ग्राफ्टिंग जो आसानी से कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को करने का फायदा मेरे पास ये होता है हमारे स्टूडेंट्स की, जब हम इस सारे प्रोसीजर को कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो इस पेशेंट को 10 से 15 साल की जिंदगी और मिल सकती है, खा उससे एथेरोस्क्लेरोसिस भी हुआ हो। राइट, तो इस सारे प्रोसीजर करने के बाद हमारा पेशेंट अब रेडी है
for a delayed stay in the hospital to face some, you can say, antibiotic therapy to prevent any sort of, you can say, infection, and we are going to keep this particular patient on some blood thinning agents to avoid any sort of clotting that may cause a sudden death. इस पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को करने के लिए जैसे हमने बोला आप लोगों से कि हम दो यू कैन से अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज ऑफ पंप सर्जरी. इसका मतलब मेरे पास ये है कि मैंने पेशेंट को हार्ट लंग मशीन पे लगा दिया है और अब पेशेंट का हार्ट पंप नहीं कर रहा, देयरफॉर वी कॉल इट एज ऑफ पंप सर्जरी. लेकिन सारी सर्जरीज के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग ओपन हार्ट करें, जैसे हार्ट को ओपन करें या हार्ट को कट करके साइड पे रख दें. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बहुत ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि हम बीटिंग हार्ट सर्जरी के साथ भी कर सकते हैं. ऑफ कोर्स बीटिंग हार्ट सर्जरीज दे आर मोर ट्रिकी, दे आर मोर, यू कैन से, नीड सम सॉर्ट ऑफ मोर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. तो उसके बाद ही हम एक बीटिंग हार्ट सर्जरी में कामयाब हो सकते हैं. लेकिन जहां तक ताल्लुक है हमारे कोरोनरी बाईपास का, तो यूजुअली उसके लिए हम लोग ऑफ पंप सर्जरी ही कर रहे होते हैं. इन सारे मेथड्स और टेक्निक की एवोल्यूशन कैसे हुई, हम कैसे आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर पहुंचे जो हमारे पास आज है, यानी कि जो इल्म की मिराज आज हमारे पास है, हम उस तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हमें वी हैव टू पे ट्रिब्यूट टू द कंट्रीब्यूशन of our forefathers, surgeons, doctors, you can say pulmonologists, chest specialists and other persons who are going to assist the team. तो उसको understand करने के लिए let's move to the last part of the board. Yes, my dear students, now we want to pay tribute and salute the efforts of our forefathers in carrying out the very first bypass surgery. ये 1960 की बात है, 2 मई और मई 2 की बात है कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में देयर वाज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हु कैरिड आउट टू अचीव दिस माइलस्टोन एंड दिस टीम वाज लेड बाय रॉबर्ट गॉट्स. बहुत से लोग इसे गॉट्स बोलते हैं और बहुत से लोग इसे गेट्स भी प्रोनाउंस करते हैं. इट इज अप टू यू कि आप इसे क्या बोलना चाहते हैं. सो डॉक्टर रॉबर्ट गेट्स, he was basically a cardiologist and he was you can say co-assisted by Dr. Michael Roman and he was basically a thoracic surgeon, means chest surgeon था वो. इधरों ने मिलकर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया. इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर जॉर्डन हेलर एंड डॉक्टर रोनाल्ड डी ये भी प्रेजेंट थे. इस पूरी की पूरी टीम ने along with some anesthesia specialists, along with the persons who are going to monitor the activity of the patients and nurses and staff, there was a huge team जो इस पहले ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही थी. However, it was successful और उसके अगर देखा जाए तो स्टार्ट में बिल्कुल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया था इंटरनल मेमोरी आर्टरी को that was given by a donor. तो इस पर्टिकुलर इंटरनल मेमोरी आर्टरी को इस्तेमाल किया गया था और इसे राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ ग्राफ्ट किया गया था. कहां से, ये आपको मैंने पहले बोर्ड के एंड पे बता दिया था. लेकिन ये एक पहला और प्रिमिटिव प्रोसीजर था, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता था किसी डोनर का. तो उसके बाद लुकिंग एट द टिश्यू रिजेक्शन चांसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर, ज्यादा बेहतर प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया और ये बात है 1965 की. 5 साल के बाद हमें डॉक्टर रेनी फेवोलोरो, राइट, इन्होंने सबसे पहले लेग में प्रेजेंट ग्रेट सिफेनस वेन को इस्तेमाल किया और फिर उस पर्टिकुलर ग्रेट सिफेनस वेन को ग्राफ्ट किया डेफिनेटली इनटू द रिस्पेक्टिव कोरोनरी आर्टरी. आज हम इसी टिपिकल प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं और हम वेट नहीं करते हैं डोनर के मिलने का. प्लस जब ऑर्गेनिज्म की अपनी ही बॉडी से बनी हुई है तो टिश्यू रिजेक्शन का चांस भी मिनिमम हो जाता है. ये बात नई नहीं थी, ये कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली नया था, लेकिन हम लोगों ने बहुत सी इंट्रा कार्डियक सर्जरीज पहले भी की थी. व्हेन एवर आई यूज द टर्म इंट्रा, इसका मतलब है दिल के अंदर होने वाले डैमेजेस. तो ये बात है 1896 की. अब आप इमेजिन करें कि हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं. तो वहां पे एक ऑर्गेनिज्म एक पेशेंट के हार्ट में स्टैब कर दिया गया था. मीन ये स्टैब किसी तीर का भी हो सकता है, किसी खंजर का, तलवार का भी हो सकता है, राइट. तो उस पर्टिकुलर स्टैब वुंड को सबसे पहले चेस्ट खोल के और उसकी सर्जरी करके
In 1896 में there was a doctor, his name was Ludwig Rahn. Ludwig Rahn, बहुत से लोग इसे लुडविग रैन भी बोलते हैं, बट दोनों प्रोनाउंसिएशन चल रही है। अगर आप गूगल प्रोनाउंसिएशन के खोल के देखेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की प्रोनाउंसिएशन मिलेंगी। तो वाल आई वुड लाइक टू से इट्स लुडविग रैन, राइट। तो उसने हमें सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म के अंदर की सर्जरी को ठीक करके बताया था। फिर उसके बाद हम लोगों को पता चला कि अगर हम ओपन हार्ट सर्जरी करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ इट कि हम हार्ट को चलते हुए काम करें, उसमें प्रोसीजर भी देर से लगता है और सक्सेस का रेट भी कम होता है। तो हमें पता चला कि ज़्यादा बेहतरी है कि हम हार्ट को बॉडी में से निकालें, उसे रोकें और रोकने के बाद उसकी सर्जरी करें। तो इस पर्पज़ के लिए जो इंटरनल हार्ट सर्जरी थी या इंट्रा हार्ट सर्जरी थी, ये डॉक्टर सी वॉल्टन लुले ने की थी और डॉक्टर जॉन लेविस इसका असिस्टेंट था। ये बात है सितंबर 1952 की और इंस्टीट्यूट था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। तो इन तमाम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस को कामयाबी से करने का सेहरा जो है वो सबसे पहले 1952 सितंबर में डॉक्टर वॉल्टन और डॉक्टर जॉन लेविस के सर जाता है। ये वो इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों की बुक में प्रेजेंट है और आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग आज किसी पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो आप लोग इन पर्टिकुलर साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को भी अपने माइंड में जरूर रखेंगे, बिकॉज कि इनकी एफर्ट्स के सबब आज हम इल्म की उस मेराज पर मौजूद हैं जहां हमारी ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी की सक्सेस रेट एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज बहुत ज्यादा है। अल्लाह करे कि आप लोगों को जिंदगियां देने में कामयाब हों, ना कि बहुत से क्रिमिनल्स की तरह से लोगों की जिंदगियां छीनने वाले बने। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज।